सो बताइए डाउट्स देखते हैं। मतलब ऐसे एक क्वेश्चन करने से बेटर है तुम लोग अगर क्वेश्चन देख के बताओ, टाइम कम बचा है तो है ना 35 हो गया। सो बताओ जिन लोगों ने ट्राई किया है, सो आप लोग सीधा क्वेश्चन नंबर बताइए, ट्राई करते हैं। देखो एक बार ट्राई। ये देखो यहाँ से क्या पहले वाले कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट वाला है, 4th नंबर। क्या बोल रहे हैं ये कि ये तुम्हारे पास एक रैंडम सैंपल है जो कॉन्टिन्यूअस टाइप है, हैविंग पीडीएफ दिस। तो ये बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द स्मॉलेस्ट, मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना, मतलब 3 है तो भी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, स्मॉलेस्ट का मतलब होगा एक्सीड द मीडियन। अब आप लोगों को पता है मीडियन कैसे निकालते हैं, कोई बताओ। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, मीडियन कैसे निकालेंगे? सर सीडीएफ को हाफ के इक्वल होता है। हाँ, आप सीडीएफ निकालेंगे, उसको इक्वल टू हाफ कर देंगे, एक्स आ गया तो मीडियन आ गया, मीडियन कोई नंबर आएगा पर्टिकुलर। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो मीडियन जो भी नंबर आएगा, सपोज एम आया, सो मीडियन जो है स्मॉलेस्ट मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्सीड मीडियन, तो मीडियन कोई नंबर है ना, तो ये हो जाएगा ना, फर्स्ट ऑर्डर के पीडीएफ से आ जाएगा। या डायरेक्ट, हाँ इजी है ना। ये सर क्या है? या डायरेक्टली आप वैसे कर सकते हो, मैक्सिमम है ईच, उस तरह देख लो। तो नेक्स्ट है, फिर ऐसे नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है यहाँ, देखो ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। मतलब इस तरह क्वेश्चन जैम में नहीं आते, ये बेसियन एस्टिमेटर होता है ना आगे। यहाँ पे क्या है कि m पैरामीटर है और m का भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये x पॉइजन है विद पैरामीटर m, और m इज एक्सपेरिमेंट, क्या बोल रहा है, इफ m इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल हैविंग अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर दिस, मतलब m का ये पीडीएफ है जैसे ही बोला गया ना। अब पूछ रहा है x बराबर 0 1 2, किसने सॉल्व किया ये बताओ। हाँ सर, ग्रुप में भेज दिया। क्या होगा आंसर? 11/16। सो कैसे सॉल्व किया? सर दोनों को मल्टीप्लाई करके जॉइंट निकाला, उसके बाद लेकिन m का डिस्ट्रीब्यूशन गामा है ना, और x का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन है, तो हालांकि इस तरह क्वेश्चन जैम में आए नहीं, ठीक है ना। हाँ गिवन m दिया हुआ है, वो पॉइजन है। अच्छा, हाँ तो ये कहना चाह रहे हो तुम x गिवन m इज ओके पॉइजन, पैरामीटर क्या है इसका? m, सो ये m हो गया आपका, ओके। और m का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, m का डिस्ट्रीब्यूशन आपको गामा दे दिया है ना, तो जॉइंट निकाल लिया, उसके बाद उसको गामा विथ यहाँ तुम्हें दे रखा है अल्फा बीटा है ना, ओके। तो आपसे पूछा है x बराबर 0 1 2, तो m का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? m कॉन्टिन्यूअस है ना, हाँ सर, m कॉन्टिन्यूअस है और x डिस्क्रीट है, ओके। तो जॉइन कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई करके, मतलब वो तुम्हें f ऑफ x गिवन m, फॉर एग्जांपल x गिवन m इनटू fm, फॉर एग्जांपल m पे ही निकाल लो। सो ये तुम्हारा हो गया जॉइंट, ये तुम कहना चाह रहे हो। वहां से उसके बाद मार्जिन निकाल लिया, उसके वहां से वैल्यू निकल गया। तो यहाँ से तुमने मार्जिन किसका निकाला? x का, से इंटीग्रेट करके निकाला। हाँ इसको इंटीग्रेट कर दिया तुमने रियल नंबर पे, क्योंकि m के रिस्पेक्ट में m का सपोर्ट क्या है? 0 टू इंफिनिटी। अच्छा हाँ गामा है ना, तो गामा में पॉजिटिव रियल नंबर है ना। सो 0 से इनफिनिटी तुम इसको इंटीग्रेट कर दिए, तुम्हें x का पीडीएफ आ गया, ओके। तो x का पीएमएफ आएगा। हाँ सॉरी, हाँ x का, बिकॉज x इज डिस्क्रीट, ठीक है। सो तुम्हारे पास x का आ गया यहाँ से पीएमएफ है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी वही x इज इक्वल टू x है ना, ये आ गया। अब इसके बाद तुमने इस पे पॉइंट निकाल लिए, ओके। बट इस तरह से हाँ ऐसे वहाँ स्पेसिफाइड होता है ना, x है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m, तो वहाँ थोड़ा और डिटेल में लिखा रहता है m इज एक्सपेरिमेंटल गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ओके ठीक है, दिस इज आल्सो फाइन। बट जैम में अगर इस तरह क्वेश्चन डायरेक्टली उस तरह आया नहीं है, अगर आया भी तो बहुत क्लियरली लिखा रहता है ना, तो उस तरह से और बेटर लैंग्वेज में लिखा रहता है। एनीवे ठीक है, बाकी और किसी को डाउट है जो अभी इसने एक्सप्लेन किया मैंने? हाइपरज्योमेट्रिक के भी नहीं आते ना, हाइपरज्योमेट्रिक के क्या नहीं आते हैं? क्वेश्चन जो है नहीं वैसे लैंग्वेज बना सकता है वो, आते हैं सर, हाँ उस तरह से बना सकता है। डायरेक्टली नहीं आते पर विदाउट रिप्लेसमेंट ऐसे करके पूछते हैं। हाइपरज्योमेट्रिक था तो लास्ट टाइम जिसमें लिमिट था, कुछ याद आ रहा मुझे। 2021 में था।
हाँ लिमिट समथिंग n टेंस टू इन्फिनिटी टाइप का कुछ याद था ऐसा था, वेरिएंस अपॉन n स्क्वायर या हाँ सर एमएसक्यू में था 2021 में। हाँ हाँ, तो वो था उस तरह से। सो उसमें था कि n लार्ज है तो वो बाइनोमियल जैसा बिहेव करेगा, तो उस पे हो गया था। अगर तुम हाइपरजोमेट्रिक से भी करते हो तो एंड में आंसर वही आता है। ठीक है, ये भी ठीक सर है। इस वाले में डाउट, हाँ सर इसमें जो कंडीशनल वाला है वो डिस्क्रीट है और एम जो है कंटिन्यूअस है, तो जो हमारा पीडीएफ बनेगा वो कौन सा होगा, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस? अच्छा, एक्चुअली तुम किसका पीडीएफ निकाल रहे हो, ज्वाइंट ना? जी सर। एक्चुअली जब आप ज्वाइंट की बात करते हो, ज्वाइंट का जो केस होता था ना, वो जनरली क्या रहता, दोनों कॉन्टिन्यूअस है, दोनों डिस्क्रीट होगा। वो रैंडम वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है कि इस तरह के बहुत कम एक्चुअली ये ना, जैसे ये इसने कर तो दिया है सॉल्व, हालांकि इस तरह क्वेश्चन जैम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं होगा जहाँ पे तुम्हें ज्वाइंट का एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूअस होगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन कोई भी मिलेगा जहाँ ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन तुम निकाल रहे हो और एक डिस्क्रीट एक कॉन्टिन्यूअस, ऐसा नहीं है। दोनों कॉन्टिन्यूअस है, दोनों डिस्क्रीट है। हालांकि इस तरह क्वेश्चन कर सकते थे इस तरह से, ये ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा, बट इस तरह क्वेश्चन जैम में आए नहीं कि एक डिस्क्रीट एक कॉन्टिन्यूअस उसके ज्वाइंट का, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जैम में, बट दिस इज फाइन। अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि उसको क्या बोलेंगे, तो आई थिंक प्रोडक्ट से लिया गया ना जस्ट, सो ऐसा तो कुछ नहीं बोल सकते ना, मतलब किसके रेस्पेक्ट में वो डिपेंड करता है ना। जैसे एक्स वाई दोनों का एक्स सेपरेटली तुम बता सकते हो कि एक्स जो है सेपरेटली था वो डिस्क्रीट था, और एम सेपरेटली कॉन्टिन्यूअस है इंडिविजुअली, है ना। ज्वाइंट में तुम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट, सर 6 सो ये क्या कह रहा है आपसे कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है यूनिफॉर्म AB से, जहां AB अननोन है ना। सो यूनिफॉर्म AB से है और AB अननोन है आपका। तो ये आपसे पूछ रहा है कि, है ना, थोड़ा पीछे करते हैं, एक ऑप्शन इधर भी है ना। सो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन नीचे भी है। अब क्या बोल रहा है कि which of the following is simple null hypothesis, ठीक है। तो H0 में A की वैल्यू n+1 है, B की वैल्यू n+2 है, H1 में A की वैल्यू 4 है, मतलब यहाँ पे A की वैल्यू 4 है और B इस इंटरवल में है ना। और यहाँ पे A की वैल्यू दिस, B की वैल्यू दिस, और यहाँ पे A की वैल्यू ये है, B नहीं पता है, तो B क्या होगा, यहाँ पे कुछ दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा ना। सो A कुछ भी हाँ हाँ कुछ भी ले सकता है, लाइक मोर देन 2 कुछ भी ले सकता है वो, है ना, इंटरवल है ना, तो मोर देन 2 कुछ भी ले सकता है। ओके, तो क्या लग रहा है इसमें कौन सा सिंपल है? ऑप्शन डी होगा। सिंपल, सिंपल क्या होता है? सर सिंगल पॉइंट पे लिखा होगा तो बी तो 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें डिफाइन होते हैं क्लियरली, जो डिजिट होते हैं क्लियरली डिफाइन। तो यहाँ B बोल रहा है 4 से 5 में है, और क्या इसने बोला है इंटीजर है AB। इंटीजर है तो ये सब 4 ही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ B। ओके, तो 4 5 के बीच है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 4, है ना। ओके, तो यहाँ से आपके पास A की वैल्यू होगी, वो इंटरवल नहीं बनेगा ना फिर, यस सर। यदि 4 ही होगी तो इंटरवल नहीं बनेगा फिर। नहीं, B इज कोई नंबर है, B इस इंटरवल में है, ठीक है ना। हाँ, क्या डाउट है तुम लोगों का? स्मॉल b क्या है? सर बी इंटरवल में, लेकिन बॉक्स सी तो इंटरवल नहीं है ना, बॉक्स सी का वैल्यू 4 ही आएगा। हाँ ठीक है, ओके, तो आगे, तो इसमें क्या डाउट है? तो ये सिंपल है क्या? डी नहीं है ना सिंपल? ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा क्योंकि 4 to 4 हो गया ना फिर। 4 to 4 हो गया। अच्छा, यहाँ पे वो तुम कहना चाह रहे हो कि ए बी दोनों, एक्चुअली देखो ए भी 4 है, बी भी 4 है। ओके ओके, तो ये 4 to 4 इंटरवल पे हो गया, तो एक्चुअली एक एग्जैक्टली तो उस टाइप का हो गया, फिर डीजेनरेट टाइप का हो गया कि एक ही पॉइंट पे पूरा मास हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे पूरा मास हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस है तो पॉइंट इंक्लूड कर लेंगे हम। बच्चों सर सिंपल तो वही है ना, बी वाला। हाँ, बाकी तीनों तो एकदम ही नहीं है। हाँ, तो इसमें ऐसा होना चाहिए था, लाइक ए मान लो 3 देता, बी 4 देता, इस तरह से, तो बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन आंसर बी ही होगा। हाँ, क्योंकि अच्छा यहाँ पे क्या है, ए में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो ये नेचुरल नंबर है।
तो यहाँ पे क्या हो सकता है वैल्यू? बट सर फिक्स तो है ए और बी की वैल्यू, मतलब अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो एक पर एक ही वैल्यू आएगी। पर इन तो फिक्स नहीं है ना। हम्म और सर 4 to 4 ओपन इंटरवल में तो कोई एलिमेंट होगा भी नहीं, 4 भी उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा फिर तो उसमें। हाँ एक्चुअली ये मीनिंग इसका सेम ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म ए बी भी लिखा हुआ है तो यू कैन इंक्लूड, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो पॉइंट का उतना प्रॉब्लम होता नहीं है। हालांकि तुम्हारा पॉइंट भी ठीक है, लाइक यहाँ पे सेम सेम वैल्यू हो गया, तो सेम सेम नहीं होना चाहिए, इंटरवल होने के लिए तो डिफरेंट होना चाहिए ताकि इंटरवल बनाइए। और ठीक है, मतलब मेन समझने का है कि ए तुम्हारा मान लो 3 है, बी 4 होता तो ये आंसर हो सर सकता। यहाँ पर बी 5 से 6 होता तब भी हो जाता। जीआईएफ में b+1 कर देता हूँ, ठीक हो जाएगा। ओके हाँ ठीक है, यहाँ इस तरह से कर दो, मान लो इस तरह क्वेश्चन है, अभी समझने के लिए है। बट क्वेश्चन ये है ए में अगर तुम मान लो एच नॉट क्या है ऑप्शन ए में, अभी अगर एन को मैं 1 रखता हूं तो ए की वैल्यू रहेगी 2 और बी की रहेगी कितनी 3। यस सर। हाँ अगर एन 2 रखेंगे तो, बट फॉर अ फिक्स्ड एन क्या होगा? सर इससे सी ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा अगर अपन n के अकॉर्डिंग ले लें तो। हाँ सर इसमें शायद क्वेश्चन ये होगा कि कौन सा नल हाइपोथेसिस नहीं है, तो डी आंसर आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या इन्होंने स्पेसिफाई किया ऐसा नहीं होगा है। देखो सिंपल का डेफिनेशन क्लियर है तुम लोगों को। इसके लिए वो अलग अलग वैल्यू देगा। सर हम्म, मेरे को लगता है बी ऑप्शन नहीं होगा, ये तो इंटरवल चेंज होगा या +1 हो जाएगा। नहीं वो तो ठीक है, बट क्वेश्चन ये ए सिंपल तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है? ए में ये क्या क्या ले सकता है वैल्यू? और सर n तो फिक्स ही होगा, सैंपल साइज। नहीं यहाँ पे मतलब लाइक ये उसमें कोई दिक्कत है, पैरामीटर ए बी है तो ए बी को एन के टर्म में क्यों दे रहा है ये? हाँ एन मान लो सैंपल साइज यहाँ एन के टर्म में दे, एन कुछ फिक्स है, सपोज एन 10 है तो उस केस में ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, तो भी सिंपल हो जाएगा। और सर सी भी हो जाएगा फिर। हाँ मतलब ए सी डी, फिर तो ए बी सी तीनों सिंपल हो जाएगा उस केस में। यहाँ थोड़ा वैल्यू डिफरेंट करनी पड़ेगी है ना उसके लिए। सर यहाँ पे n फिक्स कहाँ है? ए में सैंपल साइज है ना, तो कुछ ना कुछ फिक्स रहेगा ही। पर एन तो सर गिवन नहीं है ना। हाँ तो आपको क्या लग रहा है? मान लो देखो पहली बात तो ये है कि ए बी, तुम्हें क्या लग रहा है ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या यू वांट टू से लाइक दिस कि ए बी इंटरवल, मान लो इंटरवल मैं ए बी ऑर्डर पेयर टाइप का लिखता हूं, तो इट इज n+1, n+2 टाइप का। अच्छा ये बताओ कंपोजिट होने के लिए क्या चाहिए? मतलब सिंपल है और दूसरा क्या होता है कंपोजिट। तो कंपोजिट और सिंपल में क्या डिफरेंस करती है बताओ? सिंपल में ये है कि जो पैरामीटर है सिंगल पॉइंट कंटेन करेगा है ना, स्पेसिफाइड होगा, और कंपोजिट में ये है कि पैरामीटर कैन टेक मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम, या उसमें जो पैरामीटर स्पेस जो है, सिंपल ऐसे माइंड करो कि पैरामीटर स्पेस जो है अंडर एच नॉट वो सिंगलटन सेट होगा, तो वो सिंपल है। अगर सिंगलटन सेट नहीं है तो वो कंपोजिट है। अब यहां बताओ कहां गया क्वेश्चन, भाग गया। हाँ सर फिर इस क्वेश्चन में तो ए को हमें ये दूसरा क्वेश्चन है सर। हाँ सर क्वेश्चन चेंज हो गया, ये मैथ का क्वेश्चन खुल गया है। अच्छा ये क्वेश्चन वो पैरा पीडीएफ चेंज हो गया, हाँ ठीक है ये है ना। तो यहाँ क्या कंक्लूड करें हम लोग? इसमें ए को सर लिख सकते हैं ना कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ए को ओके, बी को क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। बट ए बी में रिलेशन भी तो होना चाहिए कि ए लेस देन बी लेना पड़ेगा है ना। ये डिपेंड भी तो कर रहा है दूसरे पे पैरामीटर, मतलब ए शुड बी लेस देन बी, ऐसे ना। यस सर। ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है?
ए क्या क्या ले सकता है, कोई भी मोर देन 1 या मोर देन 2, मोर देन इक्वल टू 2, और बी मोर देन इक्वल टू 3। स्पेस वाला होगा फिर तो ग्रेटर देन 3 गिवन है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि तुमने ए को कभी ले लिया 4, बी को ले लिया तुमने 3, ऐसा, या बी उस समय 5 होगा, फिर ए 5 होगा तो बी 6, इस तरह से होगा ना। यस सर। सर अगर n फिक्स होगा तो ये हो जाएगा वरना नहीं होगा। एक्चुअली n को फिक्स करना पड़ेगा, n इज फिक्स्ड ना, तभी ऐसा डिसाइड कर पाएंगे, वरना तुम्हें प्रॉब्लम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो जैम में 22 में ये क्वेश्चन इस तरह का आया, 22 में क्वेश्चन आया ना, जिसमें पहचानना था कि सिंपल कौन सा है, कंपोजिट कौन सा है, जैसे 22 में आया ना क्वेश्चन। यस सर। तो उस तरह क्या वहां पे मान लो म्यू कहीं लिखा हुआ है, जैसे म्यू नॉन जीरो है, तो यहाँ स्पेसिफाइड है कि जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, और दूसरे में है म्यू जीरो है, जैसे एक केस में हो सकता है फॉर एग्जांपल h0 या h1, या उल्टा ले लो। तो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या है, ये फिक्स कर दिया। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, रिलेटिव हो गया एक्चुअली एक दूसरे से, और तुम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि a के पास कितनी पॉसिबल वैल्यूज है। अगर b मान लो फिक्स कर रखा है b की वैल्यू, तो यहाँ प्रॉब्लम ये n को फिक्स करना पड़ेगा, और n जब फिक्स करेंगे तो उस केस में फिर ये सिंपल हो जाएगा, है ना। तो n को फिक्स ही करना पड़ेगा, यू हैव टू फिक्स n। अदरवाइज कुछ ऐसे लिखता कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a आर समथिंग, तो ठीक है, बनाने की कोशिश, पॉसिबल 1 2 इस तरह से, मान लो 3 बोल दिया, इस तरह से फिर ये कंपोजिट दिखता हमें। एंड उसके हाँ सर वैसे कोई भी अगर रैंडम सैंपल दिया हो तो n की वैल्यू एक ही होगी, हमेशा फिक्स ही होगी। सैंपल साइज तो फिक्स रहता है ना, सैंपल साइज रैंडम वेरिएबल तो नहीं रखते हैं, स्पेशली जैम सिलेबस में तो फिक्स ही रखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो सैंपल साइज हमारा फिक्स ही रहेगा। ये जो रैंडम सैंपल आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें फिक्स ही रहेगा एक्चुअली, है ना। सो उस केस में ये भी सिंपल हो जाएगा, ये भी सिंपल हो जाएगा, ये भी है, ये भी सिंपल हो जाएगा, फिर ये सिंपल नहीं रहेगा बिकॉज b कैन टेक एनी वैल्यू मोर। तो क्या सिंपली तुम्हें दिख रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है b सेलेक्ट करने में, a2 है, a स्पेसिफाइड है, but b इज नॉट स्पेसिफाइड हियर, बट यहाँ पे स्पेसिफाइड है, ये n+1 है, n+2 है, तो इस केस में सिंपल जैसा ही काउंट होगा। या तो ऐसा कर लो व्हिच इज नॉट, तो नॉट होगा तो उस केस में फिर ऑप्शन तुम्हारा सी डी सही हो जाएगा ना, व्हिच इज नॉट सिंपल नल हाइपोथेसिस, इस तरह से। मतलब जब 22 में ही आया था, फिर वहां पर जैम वाले क्वेश्चन में डाउट नहीं हो, यहाँ थोड़ा सा है कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ n नेचुरल नंबर लिख दिया है। तो इस केस में ये होना चाहिए कि मतलब n फिक्स रहेगा, और n अगर सैंपल साइज है, यहाँ m लिख देते हैं उस तरह से, तो n सैंपल साइज है, फिक्स रहेगा, तो उस केस में फिर ये a भी फिक्स ही होगा, ठीक है ना, मतलब h0 और h1 में ही। सर अगर n अदर देन सैंपल साइज होता तो भी ये सिंपल ही रहता। मेरे को फिर भी सिंपल ही रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम टेस्टिंग कैसे करोगे, टेस्ट के लिए क्या करना होता है हमारे पास, स्टेटमेंट क्लियर रहता है ना। टेस्टिंग में क्या रहता है कि a इज सम फिक्स नंबर, b इज सम फिक्स नंबर, टेस्टिंग तभी होती है ना। या मान लो a इज नो, इस तरह से स्पेसिफाइड रहता है, तुम्हें फिक्स करके ही टेस्ट करना पड़ेगा, तभी तुम्हें फिक्स ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी सिंपल ही रहेगा, ये सिंपल ही होगा। ओके, तो ये सिंपल वर्सेस सिंपल, सिंपल ही रहेगा ये। h0 भी सिंपल है, h1 भी सिंपल, मतलब a b c ऑप्शन सिंपल ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। सेवेंथ में क्या है देखो, सो इसमें ये इसमें f1 नहीं आ रहा है 0 पे। गलत भी दिया हुआ है। ओके, तो मिस्टेक होगा, m00 तो हमेशा 1 होना चाहिए, क्या आ रहा है 0 आ रहा है एक्चुअली, नहीं क्या आ रहा है, यस सर। हाँ, क्योंकि ये तो तुम्हारा वो होना चाहिए 0 आ रहा है, m00 तो हमेशा, क्योंकि MGF का डेफिनेशन ही है कि MGF शुड बी डिफाइंड कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, ठीक है, वो डेफिनेशन में ही आता है कि ओरिजिन पे हमेशा डिफाइंड होगा, वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, और ओरिजिन वैल्यू हमेशा 1 ही लेगा, है ना, बिकॉज अगर आप डेफिनेशन में देखोगे e की पावर t1 x1 प्लस t2 x2, अगर आपने t1 t2 0 रख दिया तो e की पावर 0 1, तो ये 1 हो जाएगी ना। सो t1 t2 अगर 0 हुआ तो वैल्यू 1 रहेगी, तो 1 होनी चाहिए। कुछ टर्म मिस हो गया होगा मेरा गलती से, इस तरह से कुछ और टर्म होगा जो इसमें होना चाहिए, तो उस केस में डिफाइंड रहेगा। अगर डिफाइंड है तो फिर आप उस केस में देख लो कि आप ये फिर इंडिपेंडेंट हो जाता, कुछ कॉमन ले सकते हो यहाँ से, इसको ब्रेक करके। तो ये शायद डिफाइंड नहीं, कुछ टर्म मिस हो गया है, तो +1 टाइप का इस तरह मिस हो गया है, या कुछ
ऐसा। सर सबका कोएफिशिएंट 1/4 हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा वो भी कर सकते थे, बाहर 1/4 ले लो, अपॉन 1/4 ले लो है, सबका 1/4 हो जाएगा तो फिर तो जीरो नहीं हो जाएगा, फिर भी कहाँ से 1 आएगा। सर प्लस 1/4 प्लस 1/4। अच्छा ये प्लस कर दो, ये कहना चाह रहे हो आप, अपॉन 4 कर दो। ओके इस तरह से, हाँ इस तरह से बनाया जा सकता है। तो मतलब एनीवे चलो मान लो ये करेक्ट है, तो तुम्हारे पास अप्रोच है सॉल्व करने का। ये भी जैन 2022 में इस तरह क्वेश्चन आए हैं, मतलब क्वेश्चन का लेवल वैसे ही है, 22 में भी सेम इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके पास एमजीएफ है और आपसे ये पूछ रहा है, तो अब क्या करोगे, मान लो ये करेक्ट एमजीएफ है तो कैसे करते हो, अप्रोच है तुम्हारे पास, लाइक यू नो हाउ टू सॉल्व, तो काफी है, सीखना है कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप चेक कर लेते हैं इंडिपेंडेंट है क्या, फिर ये डिस्क्रीट टाइप का ही दिख रहा है मुझे, कि डिस्क्रीट में देख लेंगे कि मतलब तुम्हें पता है ना अप्रोच कि mx t2 को 0 रख दो, ठीक है ना, तो mx t1 निकल आएगा, अगर मैं इसमें t2 को 0 पुट कर दूं तो ये आ जाता, फिर my t2 जो होता तो m t1 को 0 पुट कर दो, यहाँ से आ जाता, फिर दोनों का प्रोडक्ट देख लो, यहाँ पे ऐसा हो रहा, अगर होता तो ऐसा होता, तो इंडिपेंडेंट है तो देख लो उस केस में फिर ब्रेक कर सकते हो इसको, या डिफरेंट एक्स वाई की वैल्यू देख लो और उसके लिए फिर ब्रेक कर लो। तो 22 में भी क्वेश्चन इस तरह का है, तुम वहाँ चेक करो पेपर, ऐसे क्वेश्चन आए। एट में बताओ। फिर मार्कओवर लगा के कर सकते हैं ना इसमें। अच्छा सो मार्कोव से आप बाउंड नहीं निकाल पाओगे, लेकिन एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाओगे। मार्कोव और चेबी से बाउंड बताता है किससे ज्यादा या किससे कम होगा, एग्जैक्ट आंसर के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर इसमें 0 आ रहा था ना, शायद एमजीएफ डिफाइन नहीं तो वो भी मिसलीडिंग हो सकता है। अच्छा उस तरह से, हाँ ओके ओके, वरना आप ये सोच रहे हो कि ओके लेस देन ई एक्स प्लस वाई अपॉन 3 इस तरह से, ओके। फिर अगर मतलब मीन तुम्हारा 0 आ रहा होगा, है 0 आ रहा है तो तुम्हें लग रहा है कि 0 से कम, एमजीएफ गलत था तो फिर हाँ इसलिए एमजीएफ ही करेक्ट नहीं है, तो 0 0 0 आ रहा है जो कि 1 आना चाहिए। हाँ 1 आना चाहिए, 0 ओरिजिन में हमेशा एमजीएफ 1 होगा। और इस कॉन्सेप्ट में भी 22 में एक क्वेश्चन आया है कि 4 ऑप्शन है, पहचानना है कौन सा एमजीएफ नहीं है, तो उसमें जिसपे 1 नहीं आ रहा है वो ऑप्शन गलत था। 22 में क्वेश्चन इस पे है। ओके एट देखते हैं, एट का एक डेफिनेशन बेस्ड, लेकिन यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक ये लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है क्या? हाँ वो मिस हो गया है ना, बाकी तुम्हें पता चल रहा होगा करना क्या है इसमें, है ना। थीटा क्या होगा, व्हाट इज थीटा है, मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, मान लो चलो x यूनिफॉर्म 0 1 है, मान लो सपोज, तो व्हाट इज थीटा है, और अज्यूम कर ले तो निकालना पड़ेगा। हाँ मतलब ex स्क्वायर के इक्वल होगा, इजंट इट। यस सर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है, तो ये सेकंड सैंपल मोमेंट है, सो दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ex स्क्वायर एंड दैट ex स्क्वायर हियर इज थीटा, तो वो थीटा है, ठीक है ना। तो ठीक है, मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन मिस हो गया, अगर वो दिया होता तो उस केस में आप इजीली निकाल पाते क्या आंसर आएगा। ठीक है नेक्स्ट, डाउट वाले क्वेश्चन ले लीजिए, इससे जल्दी हो जाएगा। हाँ ये भी सही है, बताओ ये तो वैसे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना, ऐसे कर रहे 9 देख ही लो, हो गया तो 9 का स्क्वायर 2 है, तो इसका मीन कैसे निकलेगा। सर इसको बीटा के अंदर कन्वर्ट होगा, ये डबल डिफरेंस बनेगा नीचे x1 अपॉन x1 आईआईडी, अच्छा ये 1/3 आ जाएगा। ऐसा नहीं करके वैसे भी कर सकते हैं, x1 x2 x3 वो सर इक्वल टू 1 हो जाएगा, वहां से 1/3 आ जाएगा। उससे भी आ जाएगा, और दूसरा अप्रोच ये है कि तुम इसको गामा लिख लो, गामा 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 फिर बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा ना, एक वो भी है, एक तरीका वो भी है ना कि गामा और ये गामा और ये गामा, तो x अपॉन x प्लस वाई हैज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, चेक कर लो एक बार, इस तरह कुछ है ना कॉन्सेप्ट, तो हो जाएगा बस। ओके बाकी ऐसे तो ठीक है, तो इजी है, 10th पे आता है ये, वैसे ही ऐड करके है ना, 1 करके x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन दिस 1 फिर ब्रेक कर दो, आईआईडी है तो इस केस में वो हो जाएगा। 10th में क्या है, ये लास्ट केस में भी था, तो बस x का मीन पूछा है, तो x क्या फॉलो करेगा, ज्योमेट्रिक ना, x will follow geometric number of roles required to get a 6, so geometric में होता है कि number of trial required to get a success, तो success यहाँ 6 आना है, तो geometric से निकाल लो हो जाएगा। सर 6 आएगा ना इसका। हाँ क्या आंसर दिया है, गलत दिया है, आंसर तो वैसे ही गलत है। आंसर फिल ही नहीं किया। अच्छा वो आंसर नहीं दिया, हाँ आंसर तुम्हें बोला था खुद बनाओ, तो ये हमारे ऊपर है।
हाँ हाँ, तो 6 ही होगा क्योंकि 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6 ना। और यहाँ पीएमएफ कौन सा बनेगा वो देख लो, पीएमएफ नंबर ऑफ ट्रायल वाला है ना, सो q की पावर x माइनस 1 इंटू पी एक्स है ना, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसके केस में देखो क्या आंसर आता है इस पीडीएफ से, पीएमएफ से 1/p होता है है ना, तो 1/p से 6 आंसर आ गया। हाँ ठीक है, Yes, sir. ओके, नंबर ऑफ ट्रायल। Sir, here what is the use of y, sir? Like, why is y given? In this question it is not used, so sometimes है ना you also need to carry in exams, it happens, so you just have to see that how can you find the value of ex and what is required, only x is required, so y is not required here actually in this question. Okay. Yeah, so in every question what happens, something is given, something is you need to find, so see to find something what you need, just take only that, so ex only required, x not y. Yeah, so y is unnecessary given. Yeah. Okay. Next one, yeah, tell next. हाँ सर एक्सपेक्टेशन ऑफ y भी 6 ही आता है ना? हाँ यस, अलोन 6 ही आता क्योंकि 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 ही है, तो भी आंसर वही आता। Yes, sir. Sir, 17th question. चलिए 17। सर यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 3yn क्यूब होगा तभी अच्छा, आंसर सर। आएगा। ए ऑप्शन ए ऑप्शन अच्छा अच्छा, ये तो देखो बस तुम्हें देखना है कौन सा अनबायस्ड है, यही ना। हाँ क्या मिस्टेक है, सर यहाँ पर 3yn क्यूब होगा, यहाँ पर पहले ऑप्शन पे। अच्छा 3yn क्यूब प्लस ये क्यूब प्लस 3yn क्यूब बाई n। क्यूब, यहाँ भी क्यूब, Yes, sir. यस सर Yes, sir. आपने करेंगे वो तो 3 नहीं होगा सामने, वो मिटा दीजिए। ये नहीं, अच्छा वो नहीं होगा सर, ये जो सेकंड y है वहाँ पर y क्यूब होगा। ओके सर ओके आपने पढ़ाया था UMDU जो होता है। ओके। हाँ तो मतलब सिंपल देखो, मेनली देखो अभी इस क्वेश्चंस तुम ये आइडिया एटलीस्ट लो कि तुम्हारा अप्रोच क्या हो। मान लो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, क्या तुम्हारे पास रास्ता है सॉल्व करने का, लाइक डू यू नो द वे टू सॉल्व, सिंपल ये है। अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं, ये सब क्वेश्चंस जो है मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे इसमें है कि लाइक यू कैन जस्ट सी कि तुम्हारे पास क्या वे है सॉल्व। अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, और तुम्हें ये पता है तो कोई भी क्वेश्चन कर दोगे। यहाँ पे है, अब मुझे पता है कि ये जो है कंप्लीट सफिशिएंट है, सो फंक्शन ऑफ दिस विल बी UMV बाय ग्रेवियस थ्योरम। अब चारों में यही यूज हुआ है, जस्ट देखना है कौन सा अनबायस्ड है। हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया हो, बट यू जस्ट चेक कि कौन सा अनबायस्ड है, कोई एक अनबायस्ड होगा तो वही आंसर है ना। तो उसके लिए शायद यहाँ रिक्वायर्ड हुआ ये, तो आप लोग चेक करना, बट कॉन्सेप्ट बस ये है कि जो भी अनबायस्ड है वही आंसर है। ठीक है सर 28 बता दीजिए। ओके। सो नेक्स्ट 28 कह रहा है तुमसे कि लेट द PMF बी पॉजिटिव क्या ऑन एंड ओनली ऑन द नॉन नेगेटिव तो गिवन दैट px आपको दे रखा है, ये भी चेक करना ये। अच्छा ये एक्चुअली रिकर्सन है यहाँ पे, मतलब ये क्या रिकर्सिव, लाइक फॉर रिकर्सन है। हाँ हाँ हाँ, जैसे होता है ना fx इज इक्वल टू ये कुछ ऐसा हो गया 4/3 टाइम f ऑफ x माइनस 1 लाइक दिस, ये f कॉमन फंक्शन है। सेम यहाँ p एक फंक्शन है, p इज अ फंक्शन, तो ये रिकर्सन है एक्चुअली, एंड मतलब वही बार बार यूज होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p 0, तो देखो उसको एक क्वेश्चन हमने ऐसा पूछा था दूसरे टेस्ट में, नॉट इन प्रोबेबिलिटी सीक्वेंस के केस में क्वेश्चन था जो मैंने बनाया था टेस्ट, उसमें ये था कि 1/2 की पावर 98 a 100 माइनस a 99 पूछा था मैंने शायद, और हमने दिया था आपको a2 माइनस a1 का मॉड। वहां हमने ये सॉल्व करके भी मैंने दिखाया था, ये क्वेश्चन पूछा है क्लास में। तो एक क्वेश्चन ऐसा था एक टेस्ट में, मैथ्स वाले सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में। तो वैसे यहाँ भी कर सकते हो रिकर्सन में, कि मुझे ये अगर दिया है या है ना, ये वाला पता है डिफरेंस a2 माइनस a1, तो ये कैसे आएगा, या उस तरह से वहां था एक क्वेश्चन टेस्ट में था कभी। सो उस तरह से देखो, तो मुझे p0 क्या होगा, ठीक है ना, वो पुट करो। सो पहले तो क्या होगा 4/x है, अच्छा यहाँ 4/x है, 4/x, तो ठीक है रिड्यूस करो इसको, क्या होगा रिड्यूस करते जाओ,
कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं? नो टोटल सम कितना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रिड्यूस करो तुम। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज P1, 4P0 4 टाइम P0, 4 टाइम P0, व्हाट इज P2, 4 times P1 नहीं अपॉन x भी तो है, एक मिनट सॉरी, सर हाँ हाँ ये अपॉन x सर ये जो रिलेशन है तो उससे सर लैम्डा का वैल्यू तो 4 आएगा, मींस अगर आपको याद है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेफरेंस रिलेशन का, हाँ। इससे हम बोल सकते हैं लैम्डा 4 है तो इजीली P0 वहीं से कैलकुलेट कर ले सकते हैं। हाँ अगर तुम्हें आइडिया है देन यू कैन सी दैट, सो अदरवाइज अगर नहीं पता है तो यू कैन जस्ट डू दिस वे। तो क्या करना है 4/2 P1 राइट, और ये कितना हो जाएगा, तो यहां से 2 into 4 into P0, कैन आई राइट दिस, Yes, sir. ये 2 है ना, एक और लिख के दिखाता फिर दिखेगा तुम्हें। P3 क्या है, यहां से 4/3 P कितना 2, तो यहाँ 4/2 ही ठीक था ताकि पैटर्न लिखने में आसानी हो, है ना, ये 4/2 ही ठीक था, तो यहाँ 4/2 into 4 है। तो अब क्या होगा देखो यहाँ पे 4/3 into 4/2 into 4/1 P0, ओके। अब कहां तक जाना है तुम्हें, अच्छा इस पूरे को ऐड करोगे तो क्या होगा, अब एक काम करो, ये बताओ लेफ्ट का सम कितना आएगा, टोटल सब लेफ्ट को ऐड कर दो तो 1, और राइट को ऐड करोगे तो क्या कॉमन है सब में, P0, और उसके अंदर एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी कुछ इस टाइप की, ये जो भी बनेगी मतलब ज्योमेट्री जो भी, इस सीरीज का सम निकाल लो, हो जाएगा P0 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी, ऐड करो क्या बनता है, कोई पैटर्न बन रहा होगा या कुछ इस तरह से, अब तुम उसकी सीरीज कुछ उस तरह से प्रोडक्ट हो रहा होगा, उसका देखो वैल्यू क्या आती है कुछ, तो उससे P0 आ जाएगा, जस्ट ऐड इट, देखो क्या बन रहा है, तो उससे आ जाएगा कुछ बन जाएगा उस तरह से, तो उसका सम के नंबर क्या है देख लो और वहां से P0 निकल के आ जाएगा। और भी दूसरा अप्रोच है नहीं ऐसे वो ये तो हो जाएगा सर, वो एक्सपोनेंशियल में एक्सपेंशन में चेंज होगा। हाँ एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन। हाँ मतलब जो भी यही करना है तुम्हें, अब यहाँ पे देखना है ये कौन सा एक्सप्रेशन सीरीज किसकी बन रही है, तो वो सीरीज कौन सी बन रही है, उस सीरीज का सम लिख लो, P0 आ गया, ये ऐड करो दिस प्लस दिस चलता रहेगा, तो 4 की पावर 1/1 फैक्टोरियल, यहाँ 4 की पावर 2/2 फैक्टोरियल, 4 की पावर 3/3 फैक्टोरियल, 4 की पावर 4/4 फिर डॉट डॉट डॉट, फिर वो जो सीरीज सम है उससे डिवाइड करो, वही आंसर, ठीक है, P0 यहाँ से आ जाएगा, एंड दिस सम इज 1 बिकॉज ऑफ PMF, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था ये, दोनों मिक्स किया था। 30 वाला रिजल्ट ये 30, ओके, सो ये आपको बोल रहा है कि U यूनिफॉर्म AB है, ओके, और ट्रांसफॉर्मेशन GU इस तरह से है कि GU है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल विथ मीन म्यू, ओके, तो देखो मतलब y बराबर मान लो GU है, ठीक है, ये ऑप्शन आ रहा है पर बीटा की जगह नहीं होगा। अच्छा यहाँ वो बीटा हमने कहीं यूज किया है, नहीं यूज किया ना, वो तो यहाँ, अच्छा ये सर वो म्यू की जगह बेटा ही होगा शायद, हाँ वो लिखने में हो गया होगा, तो यहाँ पे बीटा है तो ये ऑप्शन पे बीटा के हिसाब से तुम देख लो किसका डिस्ट्रीब्यूशन वो आएगा। अब ये U तुम्हें पता है, U इज यूनिफॉर्म, ठीक है ना, यूनिफॉर्म AB, तो देखना है ये एक्सपोनेंशियल बनेगा, उसके लिए कौन सा है जिसका जो एक्सपोनेंशियल बनाएगा विथ मीन म्यू, है ना, तो मतलब मीन बीटा, यहाँ बीटा ऑप्शंस में है इसीलिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन करके देख लो। सर लास्ट वाले ऑप्शन में u माइनस a होना चाहिए न्यूमरेटर में, लास्ट वाला D, यस सर, अदरवाइज वो ln में नेगेटिव टर्म आ जाएगी सर। ओके, एमसीक्यू तो है तो ए वाला ऑप्शन ही तो हो जाएगा। तो उससे नहीं होगा, मतलब अगर ऐसा है तो उसमें क्या होगा, तो वो ट्रांसफॉर्म सही नहीं कर पा रहा, CDF से कर सकते हैं ना सर, वो यूनिफॉर्म 0 to 1 फॉलो करेगा। ओके, यहाँ तो ये कहना चाह रहा हूँ U माइनस A अपॉन B माइनस A, यूनिफॉर्म 0-1 हो जाए, यूनिफॉर्म 0-1 हो जाए, क्योंकि तुमने यहाँ जब A घटाया तो ये हो गया इंटरवल A भी बच गया 0 to B माइनस A,
जब a घटाया तुमने, है ना, x माइनस ए, और x माइनस ए को तुमने b माइनस ए से डिवाइड कर दिया, तो 0/0, ठीक है ठीक है ना? हाँ सर, यहाँ पे हमने b माइनस किया है। हाँ, क्या माइनस किया, समझे नहीं? डी में यू में से बी माइनस हो रहा है, ए होना चाहिए सर यहाँ पे। अच्छा, तो उससे क्या डी करेक्ट आएगा, मतलब ये कहना चाह रहे तुम? यस सर। गलत है ना ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, यहाँ b माइनस ये यू है, करेक्ट है तो सर डी में क्यों देखोगे? जैसे a और देखो a में क्या है, b माइनस यू है, यहाँ u माइनस b है। सो अब देखो कोई एक ही करेक्ट होगा ना, अगर तुम इसको चेंज करोगे तो क्या होगा? तो ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, अगर ऐसा है तो ये ऑप्शन आउट हो जाएगा, क्या दिक्कत है? सर ए ऑप्शन कैसे करेक्ट हो रहा है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के देखो। अच्छा, तुम्हें लग रहा है करेक्ट, ओके, सो यू वांट टू से बाकी लोगों ने प्रूव करके देखा है भाई तुम लोगों ने? प्रूव है तो करना, बच्चे बता रहे हैं उसके, मैं कह रहा हूँ तुम प्रूव करना पड़ेगा इसको। वो डायरेक्ट रिजल्ट है बी माइनस। हाँ सर, रिजल्ट है ए ऑप्शन। तो माइनस यू माइनस माइनस बी माइनस ए। एक मिनट, b माइनस यू क्या होगा? यहां से तुम देखो, तुम्हारा जो है u की वैल्यू है a to b, u is a to b, so minus u is minus b to minus a, b minus u is क्या हो गया, ऐड कर रहा हूं मैं, 0 to b minus 0 to b minus a, और अपॉन b minus a कर दिया तो 0 to 1, तो वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो गया जैसे ये हुआ था। यस Are you getting? जैसे u minus a अपॉन b minus a यूनिफॉर्म 0 1 है, उसी तरह से ये वाला भी यूनिफॉर्म 0 1 है एक्चुअली। यहाँ दिखा दिया मैंने, b माइनस यू अपॉन b माइनस ए भी यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा, क्योंकि स्केल और ये चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, इसमें यूनिफॉर्म ही रहता है। तो देखो ये भी यूनिफॉर्म 0 1 हो गया, और माइनस लॉग यूनिफॉर्म 0 1 रिजल्ट है ना, कि हमने, हाँ, माइनस लॉग यूनिफॉर्म 0 1 दिस इज एक्सपोनेंशियल 1, और यहाँ तुमने माइनस बीटा किया, हमने देखा था एक्सपोनेंशियल, है ना, वो आ जाएगा, बस बीटा ही यहाँ होना चाहिए, ये मिसप्रिंट हो गया ना, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट भी हमने ये पढ़ा था कि लाइक अगर u हमारा यूनिफॉर्म 0 1 है, सो माइनस लॉग u इज एक्सपोनेंशियल 1, है ना, माइनस 2 लॉग u इज chi square 2 which is same as एक्सपोनेंशियल, है ना, एक्सपोनेंशियल 1/2, मतलब मीन 2 होगा इसका। फिर ऐसे ही चलते चलते माइनस बीटा लॉग u, दिस इज थ्योरम, ये थ्योरम का स्टेटमेंट ही है डायरेक्टली। सो ये हो जाता है एक्सपोनेंशियल 1/बीटा, जिसका मीन बीटा होगा, तो यहाँ म्यू की जगह बस बीटा होगा, बाकी ठीक है ऑप्शंस। तो तुम्हें समहाउ पहले यूनिफॉर्म ले आना है, तो यहाँ देख लो इसका यूनिफॉर्म 0 1 है, इसका देखो क्या आता है, ये तो प्रोडक्ट कर दिया, इसका देखो क्या आता है, तो यहाँ यूनिफॉर्म 0 1 नहीं आएगा ना, u माइनस बी कर दिया एक्चुअली, तो ये उल्टा हो जाएगा, माइनस करोगे तो फिर वहां से -1 से 0 होगा, है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन -1 से 0 हो जाएगा, u माइनस बी अपॉन b माइनस -1 0, इसलिए आउट हो गया। तो ठीक है, ये हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म करके भी देख सकते, थ्योरम हमने कर दिया, ट्रांसफॉर्म करके भी देख सकते थे तुम, सीडीएफ वाले मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है। हाँ सर 26। अच्छा, 1 by 1 20, सर 20 बता दी सर, एक बार। ओके, सो रुको, 26 मुश्किल नहीं है, 26 ऐसे बता देता हूँ, तुम देखो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्या इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई लिख पाओगे तुम लोग? यस सर, क्या है तो x? y नॉर्मल 0 हो जाएगा। हाँ, एक्स वाई दोनों नॉर्मल 0 1 है, और दोनों इंडिपेंडेंट भी है, क्योंकि ज्वाइंट प्रोडक्ट है, ज्वाइंट इज प्रोडक्ट ऑफ टू मार्जिनल्स, सो दे आर इंडिपेंडेंट, एंड उससे अब इसको क्या करो, मीन से सब्ट्रैक्ट करो, इसका वेरिएंस के रूट को डिवाइड करो, तो ये 5 में आ जाएगा, उससे आ जाएगा, जस्ट कन्वर्ट इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब स्टैंडर्डाइज करना है, ठीक है। इनका डाउट सबको समझ आया, करना क्या है? हाँ, यस, सो बोथ आर इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल, यू जस्ट मेक इट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइज इट, तो 5 आ जाएगा, 5 इज द सीडीएफ ऑफ नॉर्मल 0 1। हाँ, 20 में किसको डाउट, तो भाई 20 क्या, फिर आगे आते हैं। हाँ सर 20 में भी MGF 1 नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ भी मिस्टेक किया बनाने वालों ने, 0 0 रखेंगे तो ये 0 ही आ गया, है ना, तो यहाँ भी मिस्टेक है, ओके, मतलब MGF 1 होना चाहिए ना, MGF ओरिजिन पे हमेशा 1 होता है बाय डेफिनेशन, ये
तो ओके यहाँ पे 34 ओके चलिए अभी आ गया था 34। क्या कहना है कि लेट अ random sample of size n be taken from a distribution that has PDF this, so exponential with mean theta. Okay, so what is the problem in it? Sir, problem is there. The probability of x less than or equal to 2. What is the meaning of that? You can find it ना, हम लोग निकाल सकते हैं ना ये CDF at 2 and what is CDF in the exponential? 1 माइनस e के पावर माइनस 2। हाँ 1 माइनस ये माइनस 2 अपॉन थीटा आ जाएगा, राइट। तो दिस इज द क्वांटिटी। अब इसका एमएल इधर थीटा का एमएल निकालो और थीटा की जगह उसका एमएल रख दो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी से, तो आ जाएगा एमएल। Yes, sir. Yes, sir. I got it, sir. यस सर जी। Sir, MVA वाला पार्ट कैसे होगा सर इसका? हाँ तो आप ये कंस्ट्रक्ट करो ना, डेल्टा यू टेक x लेस देन इक्वल टू 2 सॉरी 1 व्हेन x दिस एंड 0 अदरवाइज। कंप्लीट सफिशिएंट पता है आप लोगों को इसका एक्सपोनेंशियल में? हाँ तो अब यहाँ से निकालो ये एक्सपोनेंशियल डेल्टा गिवन t। मिल जाएगा ना हाँ? यूनिफॉर्म 0। हाँ जो भी आएगा आप देखना पड़ेगा ये क्या आता है, ये निकालना पड़ेगा आपको। दिस इज द आंसर एक्चुअली। सर उस थ्योरम से कि x एक्सपोनेंशियल है तो x गिवन समेशन x इज इक्वल्स टू t यूनिफॉर्म 0t हो जाएगा ना। हाँ 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 रिजल्ट था, यस। तो उससे क्या आएगा फिर, यहाँ से आप देखो थीटा फर्स्ट टाइप बनता है वो तो सर प्लस y समथिंग। हाँ दिस यूनिट टू फाइंड, कॉन्सेप्ट यही है। अब ये फाइंड करो, मतलब राव ब्लैकबेल लगाओ, राव ब्लैकबेल थ्योरम लगाओ, यूएमबीयू आ जाएगा। सॉल्व दिस क्वांटिटी। इस तरह क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हैं, हालांकि जो क्वेश्चंस आए हैं वो पॉइजन वाले थे सारे, जितने क्वेश्चंस एग्जाम में आए ज्यादातर पॉइजन की थे, तो उस केस में हमने किए थे, तो वो बाइनोमियल बना रहा था। तो वैसे यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जब एक्साइज एक्सपोनेंशियल है, जैसे यूनिफॉर्म का एक थ्योरम है और भी थ्योरम है, तो वो देखना क्या है, पैरामीटर्स भी देखने पड़ेंगे आपको। फॉर एग्जांपल दिस इज t इज इक्वल टू t, देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन। द एक्सपेक्टेशन ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी में, ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 2 गिवन समेशन xi। क्या आता है कंप्लीट समेशन xi, कंप्लीट सफिशिएंट होता होगा, तो ये हो गया t। अब देखो ये क्या रिजल्ट होगा, x1 ले लो यहाँ पे, x इज वन ऑफ द xi's, ये जो x लिखा गया दिस इज वन ऑफ द xi's, तो x1 ही ले लो। अब नाउ यू ये तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा व्हाट इज x1 गिवन समेशन xi इज इक्वल टू t। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, फिर लेस देन इक्वल टू 2 निकाल लो, उसमें क्या होगा प्रोबेबिलिटी। सर डिस्ट्रीब्यूशन समझ गया बट इसके आगे कैसे करना है नहीं पता। अच्छा बीटा फर्स्ट 1, n-1 होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। एनीवे देखो यहाँ से मुझे इंट्यूशन लग रहा है, अगर मान लो ये करेक्ट भी है तो ऐसे दिख रहा है, इसमें अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ तो ये कहाँ पे जाएगी, व्हाट डू यू थिंक? इसमें इन्फिनिटी लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं नहीं वो मैं देखना चाह रहा हूँ कहाँ पे कन्वर्ट कर रही है। क्या इस तरह नहीं आ रहा है 2x e - 2y थीटा, मतलब थीटा x बार या 1 - e की पावर -1। तो कहने का मतलब ये तो ऐसे ऑप्शन गलत हो जाएगा, अगर करेक्ट होगा भी तो यही होगा। सर इन्फिनिटी पर चेक करना होगा कि नहीं? हाँ समझ नहीं आ गया। इसको एमबीयू क्या नहीं बोलेंगे? नहीं वो तो मैं ऐसे चेक कर रहा था अभी, मतलब अगर आंसर करेक्ट होगा तो यही होगा, ये तो ऐसे आउट हो गया। तो बाकी चेक करने के लिए इसको कंटिन्यू करो, सी द थ्योरम, सो हाउ विल यू सॉल्व नाउ। कोई बोल रहा था कैसे बताओ। सर जो लिमिट अप्लाई करके आ रहा है वो e की पावर -2 थीटा आ रहा है इसके एमबीयू को। अच्छा एक मिनट वो ये जो मैं एक्स्ट्रा लिख दिया है, बाहर भी में होना चाहिए 1 - इसमें। ओके हाँ तो फिर गलत हो जाएगा, मतलब ये नहीं मैं अगर इससे ऐसे दिख रहा है ये आउट होगा तो उसके क्या आंसर, अच्छा आंसर तो है नहीं तुम्हारे पास, सो तो फिर आउट हो जाएगा सारे ऑप्शन, क्योंकि यहाँ 1 माइनस भी जरूरत पड़ेगी आई थिंक। यस सर शायद तब हो जाएगा कैसे करना। ओके नहीं तुम इसको सॉल्व करो, ओके नो प्रॉब्लम। यू सी द रिजल्ट, देखो रिजल्ट क्या है, जब x1 गिवन समेशन xi t है तो उसके इसमें क्या है, जैसे वो बता रही थी ना यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म 0t है, या समेशन xi में कन्वर्ट करना, समेशन xi में कर दो,
वो तो है ही, उसमें x बार में करना, x बार में कर लो, क्या दिक्कत है। x बार क्या n हो जाएगा ना, यहाँ तुम लिखोगे अपॉन n, तो यहाँ n हो जाएगा, तो उस तरह से, बट वो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा खुद ही। अभी तुम देखो, है ना। ये सर यूनिफॉर्म 0 ही है। ओके, देन यूनिफॉर्म 0 2 में लेस देन इक्वल टू 2 निकालना है मुझे, क्या आएगा? सर 2/t आएगा, यानी कि 2/nx बार आ जाएगा। ओके, आपका ये 2/t आ गया। सो 2/n, t समेशन xi, समेशन xi इज nx बार, सो 2/nx बार। ओके, सो ये आपके पास आया। पर इनमें से कोई ऑप्शन तो है नहीं, है ना? यस सर। हाँ, तो आउट हो गया, ठीक सर जी। सर इसमें समेशन xi जैसे यूनिफॉर्म 0t होगा तो t का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना कि वो 2 से बड़ा होगा या छोटा होगा। नहीं, ऑब्वियसली समेशन xi है ना, तो जो xi के रेंज से तो ज्यादा ही होगा। यूनिफॉर्म नहीं बनता, हाँ, पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनता, ये कोई मतलब स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता है इसका कंडीशनल। नहीं, वो देखना पड़ेगा। मुझे याद आ रहा है कोई थ्योरम मैंने ऐसा किया था यूनिफॉर्म, जिसमें हुआ था, वो कौन सा वाला था? ये पढ़ा था तो यूनिफॉर्म x गिवन x1 + x2 यूनिफॉर्म फॉर्म होता है। ओके, तो वहां मैंने लिखाया होगा x गिवन। दोनों का एक्सपोनेंशियल वाला पैरामीटर सेम होता है तब जाके यूनिफॉर्म बनता है शायद। ओके, हाँ, एक थ्योरम ऐसा रोहतकी में ही है, मैं रोहतकी से ही लिखाया, रोहतकी खोल के देखो। सो रोहतकी में इस तरह का थ्योरम है जहाँ यूनिफॉर्म बन रहा था। एक बार हम लोग क्लास में प्रॉब्लम भी हुई थी, तो मैंने फिर पूरा प्रूव किया था। ये थ्योरम है सर, x1 गिवन x1 + x2 = t होता है, यूनिफॉर्म 0 1 फ्लो करता है। हाँ, उसमें x1 x2 दोनों क्या है, IID है। एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। हाँ, ओके, पैरामीटर से हाँ सर, एक्सपोनेंशियल और एडिटिव समेशन xi जो है गामा फॉलो करेगा कंडीशनल। जब x1 और x2 सेम पैरामीटर सब है तब जाके यूनिफॉर्म बनता है। हाँ, तो यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे समेशन ही हमारे पास है टोटल, तो सर इसमें हमने जो पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन था पाई स्क्वायर वाला, हमने इसी अप्रोच से किया था, कहीं ना कहीं यही लग रहा था पाई स्क्वायर को भी हम गामा में मल्टी करते हैं, तो बीटा बना। सर बीटा फास्ट का ठीक है, बीटा से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा समेशन करेगा सर, वो x + y होता है। अच्छा, यहाँ पे गिवन है, तुम ये कहना चाह रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा हमने, अच्छा, ये फॉलो करता है, ये अपॉन है। हाँ, ये दो चीजें यहाँ पे, एक तो रेशियो ऑफ दो रैंडम वेरिएबल है और एक गिवन है। तो ये स्टैंडर्ड नहीं बनता है, मैंने करा है वो। स्टैंडर्ड नहीं बनेगा सर। ओके, सो अब यहाँ ऐसा कोई थ्योरम नहीं है। एक बार ये चेक करना कि शायद ये जो यूनिफॉर्म जो बन रहा है, शायद ये 2 के लिए दिया होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट इसको जनरलाइज किया जा सकता है क्या, क्वेश्चन ये है। सो इस तरह से है, ये रोहतकी में थ्योरम है जहाँ यूनिफॉर्म बना रहा है, बट क्वेश्चन ये क्या, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं समेशन तक। और ये हमने प्रूव भी किया होगा कि एक बार, कई बार क्या होता है ना, एक्सपोनेंशियल में 2 PDF है, 2 PDF में 2 तरह के आंसर है ना, एक में यूनिफॉर्म, यहाँ जैसे जो हम t कह रहे थे, तो उस तरह से है, लेकिन उसमें भी ये देखना पड़ेगा, कहीं 1/t आता है, वो दूसरे PDF से दूसरा आता है। एक बार क्लास में मैंने कराया होगा फर्स्ट या सेकंड बैच में। हाँ, So here I think the conditional distribution follows beta distribution of first kind 1, n minus 1. But the range is from 0 to 1 now, so probability of that conditional less than or equal to 1, less than or equal to 2 would be 1 now. but the condition you have to see one thing. Sometimes we write x given x plus y is t. The meaning is this, and one is x upon x plus y. Suppose this is w. So these two are different. This is a conditional distribution, and there is a single random variable. So you check here, what is the theorem? So you are saying right, but what is there? It is ratio or it is conditional? These two are different thing. Okay. Sometimes we write na कि x given y. So this is conditional distribution, and we write x upon y. So this is a single random variable. Suppose we say w. So this has different distribution than this. This is a conditional distribution, and this is a ratio, single random variable. It will have marginal distribution. It will have some marginal. I'm confused. Yeah, no problem. Okay, at least you asked, then it became clear to many others also. So just check here. See what is that is given, or that is the ratio. No? So it is ratio actually. No? X upon x plus y. So that have beta distribution. And if it is alpha 1 beta, then beta alpha 1 comma alpha 2. Okay, sir. Yeah. सर बीटा 1 फॉलो यूनिफॉर्म 0 1. Okay. This theorem also available in the Prasanna solve.
Yes, you can derive beta 1 1. Yes, I think. That's fine. You can just put in the PDF. Yes, it will be 1 uniform 0 1. सर एक ग्रुप पे भेजा मैंने स्टैट सॉल्विंग एग्जांपल किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी का है। चलिए ट्राई करते हैं। नहीं, मैं देखता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है ना। एक ग्रुप में कौन से वाले मिशन 50 में ना। ओके सो ओके, तो ये सीडीएफ दे दिया इन्होंने एक्सपोनेंशियल थीटा का। अब यस, सो एक्स गिवन समेशन एक्स आई okay, the UMBUE of V was 1 minus CDF. 1 minus CDF here is okay. So अगर कहना तो अगर यहाँ 1 माइनस होता तो ये करेक्ट हो सकता था इसके हिसाब से, है ना। डी में क्लियर ऑल का क्या ऑप्शन है? ओके क्या बोल रहा है ये? देखो इसमें लिखा है x1 गिवन समेशन xi इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखा है इसमें? पढ़ो लास्ट तो 3 लाइन ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, लेवेक एक्चुअली लेवेक पीडीएफ है, लेवेक डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये जैम में नहीं है अभी, है ना तुम्हारे लिए। सर अगर क्लोजली हम देखें तो बीटा फर्स्ट टाइप का ही है पीडीएफ, बीटा 1 -1 का। ओके, ये अपॉन लिख रहा है, गिवन लिख रहा है अपॉन। बात तो वही लग रहा है। तो इसमें क्या है, इन्होंने x1 प्लस बाकी को अलग कर दिया है ना, तो ये तो अपॉन ही फाइंड कर रहा है एक्चुअली। मुझे लग रहा है ये गिवन नहीं, अपॉन फाइंड कर रहा है ना। और बाद में ये सर वो अपॉन के केस में ही होता है ना सर बीटा। लेकिन यहाँ हेंस के बाद क्या लिखा है देखो, सेकेंड लास्ट लाइन। तो दोनों यूज कर सकते हैं क्या? देखना पड़ेगा किस यूनिवर्सिटी का है, उसमें है ना कुछ इस तरह से है। सर इसका बासुस थ्योरम भी लग रहा है, तो पता नहीं है सिलेबस में है। हाँ, जैम में नहीं है बासुस थ्योरम, जैम में क्योंकि बासुस थ्योरम एंसिलियरी को और कंप्लीट सफिशिएंट को इंडिपेंडेंट बताता है, लेकिन यहाँ पे तो एंसिलियरी है नहीं। सर ये जो लेबेजी ग्रुप जो भी है वो बीटा 1 -1 है। ओके, बीटा 1 n -1 ही है यहाँ पे। x x 0 से 1 में है, यस। सो ये तुम्हारा 1 वही तो है। तो इसमें अपॉन का लिखा है ना, x अपॉन है। देखो नोटेशन इफ यू सी, जैसे हेंस के बाद जो चीज लिखी है उस बीच में स्ट्रेट लाइन यूज किया गया है ना, और हेंस के पहले जो नोटेशन है उसमें स्लैश यूज किया गया है। सो स्लैश इज अपॉन, ठीक है ना। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यूज किया गया दैट इज गिवन, बट पीडीएफ वही वाला यूज कर रहा है, डोंट यू सी? हाँ सर, यानी मतलब क्या है मेरा कि तुम जो देख रहे हो वो दो नोटेशन यूज किया ना। मतलब ये देखो यहाँ पे एक जगह लिखा है x1, अपॉन समेशन xi ऐसा लिख रहा है ना, और बाद में x1 गिवन, ये नोटेशन अलग, ये अपॉन वाला है, ये गिवन वाला है, ठीक है ना, दोनों है इसमें, बट पीडीएफ सेम ही यूज कर रहा है दोनों, है ना। x बार इज x बार प्रोपोजिशन 1.10 से जो क्लियर है ना, वहां से इसने चेंज किया है, यहाँ पर कुछ इसने फॉर्मूला है। ओके ओके, प्रोपोजिशन 1.10 एक मिनट चेक करता हूँ, इसी में है पीडीएफ में। सर पहले इसने ये सर पहले इसने x1 से अपॉन x बार किया, उधर t
की अपॉन x बार की और गिवन था x बार इक्वल टू x बार वो स्मॉल x बार। हाँ सर उसने गिवन वाले को वहां से हटा दिया फिर उसकी वैल्यू उधर पुट कर दी, इसलिए उसने फिर गिव अपॉन वाला यूज किया है बाद में। अच्छा ओके, कुछ तो है, बट ये तुम्हारे इस प्रूफ वाला ये रेंज में तुम्हारे सिलेबस में नहीं होगा बिकॉज बसुस थ्योरम है नहीं। और ये अपॉन वाला वही है, मतलब जो लेवेक लिखा है इसने वो दैट इज ओनली बीटा 1 कॉमा n माइनस 1 यस, एंड देन यहाँ जैसे इंटीग्रेट कर रहा है t से, है ना, t अपॉन nx बार। ओके तो x1 को उसने पुट कर दिया, 0 1 में था ना रेंज। ये t अपॉन nx बार दिया है, x बार क्यों लिया है, समेशन xi से डिवाइड किया एक्चुअली, xi अपॉन समेशन xi। ओके अरे ऐसा किया है, गॉट इट। देखो तुम जो कह रहे हो सर, देखो यहाँ इसने, मैं सेकंड लास्ट लाइन से स्टार्ट करता हूँ, इसने जो सॉल्व किया है, दिस गिवन x बार इज इक्वल टू x बार है, यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को। अब क्या किया है, इसको भी डिवाइड कर दिया समेशन xi की जो गिवन वैल्यू है उससे, और इसको भी डिवाइड कर दिया समेशन xi की गिवन वैल्यू से। फॉर एग्जांपल यहाँ क्या हो जाएगा, समेशन xi की वैल्यू यहाँ से nx बार ना, तो इसने nx बार से डिवाइड किया है दोनों को। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है ना, क्या होगा जो आप बता रहे थे, बीटा 1 कॉमा n माइनस 1। हाँ अब यहां से उसने इंटीग्रेट कर दिया, तो इस t अपॉन nx बार की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उससे 1 में बीटा डिस्ट्रीब्यूशन 1 कॉमा n माइनस 1 के पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दिया उसने, और ये गिवन था तो उसको यहाँ यूज कर लिया लेफ्ट में। बट एनीवे दिस सीम्स आउट ऑफ योर रेंज, क्योंकि जैम में इस तरह का नहीं है ना, ये किसी यूनिवर्सिटी रेंज है, बट इस तरह कॉन्सिक्वेंस ये इसने किया है, यूज यही किया है जो हम कह रहे थे, ठीक है। ये अपॉन डिवाइड किया है बाद में, एंड देन इसको पता है तो ये वाली चीज यहाँ यूज कर लिया, जो गिवन था वो इधर यूज कर लिया, एंड देन उससे फिर इसने इंटीग्रेट करके उसका आ गया। तो हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन ये है अब, तो इस क्वेश्चन में जो हमने अभी किया है इसमें आंसर ये होगा, ऐसे गलत ऑप्शन है ठीक है ना, डी भी गलत ही है। सो यहाँ से कंक्लूजन क्या है इस क्वेश्चन का, सो द कंक्लूजन इज, ठीक है ना, ये लेस देन इक्वल टू लगाया है तो या 1 माइनस होता, अगर ये करेक्ट भी होता तो 1 माइनस होता, तो ये आंसर हो जाता। वैसे ये भी अभी ये भी गलत है, अगर यहाँ मोर देन इक्वल टू कर देता तो फिर करेक्ट हो जाता है, जैसे इसमें किया गया है। क्योंकि वो क्या है, इसमें जो जिसका यूएम भी निकाला है इसने, किसका निकाला है, x मोर देन इक्वल टू t का निकाला है, उस t की वैल्यू यहाँ पे 2 है तुम्हारी, तो जो इस पीडीएफ में है, ठीक है ना, फाइन फाइन सर हाँ ठीक है राहुल, जो भेजा है इसने यही बोल रहा हूँ कि 1 माइनस होता तो हो जाता। सर एक डाउट था, जी जी जी, अगर Tn is a consistent estimator of theta, जी then the probability of Tn is equals to theta is 1 or 0. मतलब आई विल ट्राई करता अगर कंसिस्टेंट होता है तो कन्वर्जेंट प्रोबेबिलिटी होता है सर, Tn converges in probability theta, yes, then probability of Tn is equals to theta. 1. Then it is consistent. So the meaning here is Tn minus theta less than epsilon, this is 1, okay. Now you want to ask whether probability Tn is equal to theta, right? But you have to ask me limit n tends to infinity, I think that you want to ask. Sample क्या है? Tn is x bar है, x1 x2 xn is a random sample from some distribution and Tn is x bar. हाँ yes. So what is this distribution? You want मतलब what is the answer here? 0 or 1, right? समेशन तुम्हारा तो 0 क्या है इसका आंसर, सैम समझ में नहीं आ रहा। सैंपल क्या है आपका, किससे लिया गया? सर ये एक्चुअली 2018 का क्वेश्चन है सर, जैम का ही हो हैं, जैम का है, अच्छा। तो उसमें ऐसे पूछा गया है, x बार था सर वहाँ, हाँ
देखो ये क्या कहना है, इसका मतलब ये है कि Tn lies in the neighborhood of, this is not saying Tn is equal to exactly theta, this is saying Tn lies in neighborhood of theta, not exactly theta. This means this कि Tn is a neighborhood of theta, not exactly. तो जैम में होगा तुमने सॉल्व किए होंगे, जैम में तो क्वेश्चन किए होंगे ये वाले, जैम 18 का कौन सा तरीके से पॉइंट प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या? हाँ पॉइंट पे X bar पॉइंट प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। X bar follows norm also, so I think it's continuous distribution, and Yes. taking a point, the probability would be 0. 0, yes. It was solved, sir, in 2018. Yeah, it is fine, yeah, yes. Here it is not exact same point, yes, that's why it will be 0, yes. So it will have continuous distribution at a point probability is 0, so that's why. So that's why it is 0. Is it fine? जिनका डाउट है? ओके सर। हाँ हालांकि वन नहीं आएगी उसकी, कन्वर्जेंट होगा तभी। अब होता हूँ पेपर कि वो कंसिस्टेंट होता है, कन्वर्जेंट प्रोबेबिलिटी 1 होगी शायद ऐसा। रुक जाओ आप बताओ जैम किस कौन सा ईयर का है ये? 2018 का? 2017 का 9th क्वेश्चन। ओके रुक जाओ। तो जैम एग्जाम दिल्ली ने करा था 17 में, तो वेबसाइट को बंद कर दिया। 17 का पेपर तो अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा तो मैं एक बार सर्च कर पेपर ओपन करता हूँ क्या आएगा। 2017 पेपर ना, ये 17 का कहाँ मिलेगा सर फर्स्ट में हाँ जैम 2021 उसी में। अच्छा रुड़की वालों ने सर व्हाट्सएप पे भेजते हैं। हाँ हो गया ठीक है, ये मिल जाएगा यहाँ पे 17 का मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स आ गया। यस क्योंकि आईआईटी रुड़की वालों ने अपलोड कर रखा था ना, जैम 2022 वेबसाइट पे था ये। हाँ 22 वेबसाइट पे था। सो इन द 9th क्वेश्चन यू आर सेइंग, कौन सा कर रहे थे बताइए, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ सर 9th। 9th या हाँ अब देखो ओके सो एक्सटेंड योर सीक्वेंस ऑफ आईडी रैंडम वेरिएबल कॉमन पीडीएफ इज दिस इज ये कौन सा डिस पीडीएफ है ये? आई थिंक गामा में बना सकते हो शायद, है ना? गामा 21 टाइप का ना, गामा 21। हाँ तो xn आपको दे रखा है, x बार ये भी नहीं पता है आपको। सो प्रोबेबिलिटी लिमिट x बार इज इक्वल टू 2। हाँ तो इसमें क्या आएगा? इसका मीन 2 आ जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो 0। मतलब यहाँ तुम सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा लो, चलो इंटेंसिटी है ना, सिर्फ 20 लग जाएगा ना। यस यू अप्लाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो इसका मीन निकाल के डिवाइड करके सो वो z हो जाएगा, z आउट हाँ तो पॉइंट पे हो जाएगा 0। तो इसमें आपने कंसिस्टेंसी क्यों सोचा? सर वो कन्वर्जेंट प्रोबेबिलिटी होता है ऐसा विद प्रोबेबिलिटी 1, सो मुझे लगा कि वो इक्वल टू भी हो जाएगा। नहीं वहां पे एक्चुअली देखेंगे आप मॉड लेस देन एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन कैन बी एनीथिंग, दैट इज द इंटरवल दे आर टॉकिंग अबाउट, इट विल बी इन द इंटरवल, नॉट दे आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट पॉइंट। सो दैट इज द डिफरेंस, है ना? तो एग्जैक्ट इक्वल टू है तो जस्ट डिफरेंस लगाओ, देन इफ स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा, देन इट विल बी गिव यू क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल इज ठीक है सर ओके। सो आंसर विल बी 0 बिकॉज़ ऑफ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसलिए, और वो नॉर्मल में सेंट्रल लिमिट थ्योरम से नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन ठीक है, एटलीस्ट जो है ना पेपर सीख है, अच्छे से रिवाइज करो, एक एक क्वेश्चन आप सर जी। सर अगर पॉपुलेशन में 2 आ जाता तो 1 होता है इसका आंसर? पॉपुलेशन मीन 2 ही होगा, नहीं पॉपुलेशन मीन क्या है यहाँ देखो 2 ही होगा, अभी भी 2 ही है पॉपुलेशन मीन, इस पॉपुलेशन का मीन 2 ही आएगा। सर 0। ओके सर ये कन्वर्जेंट प्रोबेबिलिटी नहीं है, नॉर्मल वाली प्रोबेबिलिटी है। हाँ 0 होगा आंसर।
हाँ, कन्वर्जेंस का इसमें कोई यूज नहीं है, कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी का। जस्ट आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाना है, इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी है, सो n टेंस टू इन्फिनिटी के केस में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल पे जाएगी, आइडिया है तो उसको कन्वर्ट कर लो स्टैंडर्ड नॉर्मल में, देन हो जाएगा। सर अगर यहाँ पे मेन 1 होता तो भी आंसर 0 ही आता। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो भी 0 ही आता। इक्वल टू लगा हुआ है ना, इस इक्वल टू की वजह से 0 आ रहा है। यस सर। हाँ, इक्वल मैं CLT लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, CLT आप लगाओ, मान लो 1 भी होता, अच्छा सॉरी, तो उस केस में क्या होता, हाँ फिर भी इक्वल टू ना, z बराबर समथिंग आता, तो z बराबर समथिंग में क्या होता, फिर तो 0 ही होता ना। अगर मान लो मीन 1 है तो आप 1 घटाते, सपोज x बार का मीन 1 आया, तो x बार माइनस 1 अपॉन समथिंग, सो 2 माइनस 1 अपॉन समथिंग, सो कोई नंबर मान लो 1/3 है सपोज, राइट में क्या ही फर्क पड़ता है, z बराबर 1/3, तो दैट इज 0 ओनली। सर यहाँ पे सर वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर नहीं लगा सकते हैं? ओके, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है? सैंपल मीन कन्वर्ज सैंपल मीन कन्वर्जेस टू पॉपुलेशन मीन। बट कन्वर्जेंस और इक्वलिटी दोनों अलग चीज है ना। कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करे, इसका मतलब क्या सीक्वेंस इक्वल है उस पॉइंट के? नहीं ना। n टेंड्स टू इंफिनिटी भी तो है। हाँ, सर वो सिर्फ डिजेनरेट नहीं होते हैं ना, मतलब इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। नहीं वैसा नहीं होगा, यहाँ पे उससे कोई लगाने की जरूरत नहीं है कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, तो x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, उसका अलग डेफिनेशन है। क्या ये डेफिनेशन इक्विवेलेंट है उस डेफिनेशन के? नहीं, ये जो डेफिनेशन है, क्या मैं अगर ऐसा लिखता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड x बार माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ लिखा है फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, इवन एप्सिलॉन कैन बी 100, ठीक है ना। सो फॉर एनी एप्सिलॉन ये गारंटी देता है कि व्हाटएवर एप्सिलॉन यू विल चूज, x बार माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन विल प्रोबेबिलिटी 1। सो क्या ये और ये लिखना सेम है? क्वेश्चन इज क्या ये जो टर्म, ये जो लिखी गई है और ये, क्या दोनों सेम ही बात है? नहीं, ये एग्जैक्टली बोल रहा है 2 ही आएगा पॉइंट वाइज, यहाँ ये नहीं कह रहा 2 आएगा, यहाँ बोल रहा है x बार विल बिलोंग टू 2 माइनस एप्सिलॉन टू 2 प्लस एप्सिलॉन, ये कह रहा है ना ये, व्हाटएवर एप्सिलॉन यू विल चूज, तो एग्जैक्टली 2 तो नहीं कह रहा है। ठीक है ना। सो बोथ आर नॉट आइडेंटिकल, एक्चुअली दो डेफिनेशन आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ पर उल्टी भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो सिर्फ सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पर उल्टी भी है ना, नॉट जस्ट सीक्वेंस। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाएंगे तो उससे ही होगा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम आंसर 0 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो कहाँ थे हम लोग? जाइए तो 37। So 36(3). ओके, 36 क्या कह रहा है? सर जैसे अगर एक बार आप ये थोड़ी सी थ्योरम्स रिवाइज करवा दीजिए एक बार, कि जैसे अगर है ना x1 x2 पॉइसन फॉलो करता है तो उसका कंडीशनल अपन बता देते हैं कि बायनॉमियल फॉलो करता है। जी जी सर ऐसे और कौन सी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जिनके कंडीशनल पे अपन डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं? है एक्चुअली, आप भी मैंने अभी कुछ दिन पहले, अभी मैंने थोड़े पहले कहा था, पहले तो सिलेबस के एक एक पॉइंट यू सी, सिलेबस में जो जो वर्ड्स यूज हुए हैं, जो जो वर्ड्स यूज हुए ना, एक एक वर्ड्स पहले आप उसके बारे में लिखो, लाइक व्हाट इज डेफिनेशन, है ना, व्हाट आर थ्योरम्स यू नो रिलेटेड टू इट। पीवाईक्यू तो एक एक क्वेश्चन आपको आने चाहिए, यू सॉल्व इट मल्टीपल टाइम्स, यू कैन सॉल्व इट 10 टाइम्स, इट इज गुड। एंड अब बचा, जैसे मान लो कोई एक बुक लो, उसको रिवाइज करो, यू जस्ट फॉलो वन बुक, तो क्या करना है उस बुक में, you see example, you see theorem, you see sort, just enough definition examples। तो ये जो मैंने पूरे कंटेंट फॉलो किया, जो आप स्टूडेंट बोल रहे हो, ये सब रोहतगी में है ना। तो ये अगर रोहतगी आप एक बार रिवाइज करो, अगर समझ नहीं आ रहा जरा पूछो, क्या करो, स्टेटमेंट यू जस्ट रीड द स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन बीच की चीज छोड़ दो, चाहो तो डेफिनेशन पढ़ो पूरा, देखो समझ आ रहा है क्या डेफिनेशन, उसमें थ्योरम्स हैं, जो थ्योरम्स लिखे हुए हैं वही रिजल्ट्स हैं। थ्योरम जो आपने स्टूडेंट बोला है वो थ्योरम है, कि अगर पॉइजन है तो है ना, x1 given summation xi that follow, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें,
तो गामा के लिए है, तो जस्ट रीड द डेफिनेशंस एंड देन थ्योरम्स, उसको आप देखो, फिर उस पे एग्जांपल्स भी, एग्जांपल सॉल्व करो, और अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछो। हाँ मैं रिवाइज करवा सकता हूँ, दिक्कत नहीं है, बट आई वुड से क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, तो यू वीके वैद की बुक लो, वीके वैद की के आप बार बार रिवाइज करो, यू रिवाइज मल्टीपल टाइम। क्या करना है, उसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है, पहले आप डेफिनेशन पढ़ो, थ्योरम्स लिखे हुए हैं, थ्योरम्स पढ़ो, लेमा जो लिखा होगा वो लेमा होता है स्टेटमेंट जो थ्योरम में यूज होता है, कोरोलरी लिखा होगा, कोरोलरी क्या होता है, थ्योरम से निकला हुआ, लेमा यूज होता है थ्योरम में, और थ्योरम से कोरोलरी निकलता है, तो थ्योरम से पहले लेमा आता है और थ्योरम के बाद कोरोलरी आती है। सो ये सब स्टेटमेंट यू जस्ट रीड, और आपको क्योंकि एकेडमिक्स में आप इसको प्रूव करते हो, एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रूव करने, यहाँ क्या है उसको अप्लाई करना है, आपको स्टेटमेंट समझ आने चाहिए कि इफ दिस देन दिस, तो आप रीड दिस बुक, ठीक है ना। सो आपको ये करना, सिलेबस के एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, उसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन, वो यहाँ भी आ जाएगा, वो इस बुक में भी है, वही चीज, नया कुछ नहीं है। देन यू जस्ट गो थ्रू एग्जांपल्स, सॉल्व एग्जांपल्स, गो थ्रू थ्योरम, लेमा, कोरोलरीज, रिमार्क्स, रिमार्क्स में क्या है, बस उसी पॉइंट क्लियर करना है, जस्ट गो थ्रू इट, उसी मतलब नया कुछ नहीं पढ़ना, जस्ट रिवाइज रिवाइज रिवाइज। कहाँ से रिवाइज करोगे, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर और एनी वन बुक यू फॉलो, साहू वाली बुक में भी देख सकते हो आप, तो साहू बहुत डिटेल में नहीं है, साहू इज नॉट वेरी डीप बुक, बहुत डीप नहीं है वो एक है ना, बेसिक से स्टार्ट करके एक एवरेज लेवल पे जाकर छोड़ देता है, बहुत डीप नहीं है। वीके वैद इज वेरी गुड बुक है ना, ये बहुत डीप है, हो सकता है आप एमएससी करने जाओगे वहाँ एमएससी फिर यही बुक पढ़ाएंगे आपको, वीके वैद की पढ़ाएंगे पहले सेमेस्टर में, जहाँ प्रोबेबिलिटी कोर्स आएगी, तो सेम चीजें रिपीट होंगे सब कुछ, वो एक एक है ना वीके वैद की फॉलो करते हैं एमएससी में, तो वहाँ यही बुक पढ़ाएंगे आपको। तो बेसिक थ्योरम्स होते हैं तो बुक्स में और नोट्स में सब में मिल जाते हैं, बट ये जो कंडीशनल वगैरह के होते हैं कुछ जगह ही मिल पाते हैं, तो इसलिए मैंने पूछा था। नहीं ठीक है, आप सही कह रहे हो, तो वी कैन रिवाइज, हम ऐसा कर सकते हैं एक बार रिवीजन, क्योंकि फिर उसे क्लास लेनी पड़ेगी, तो कर सकते हैं ऐसा, बट मैं कहूँगा हाँ जस्ट गो थ्रू ये सब थ्योरम्स, आपको जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर रहती है में है ना, स्पेशल कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, दो चैप्टर है, उसमें ये सब है थ्योरम्स, देखो मतलब बाकी लोगों के लिए मैंने बता दिया कि आपको अभी 10 दिन है, क्या करोगे 10 दिन में, सिलेबस को रिवाइज करो है ना, सिलेबस जो है उसको रिकॉल करो, क्या क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, जो टेस्ट आपने दिया उसको रिवाइज कर सकते हो, यू बुक लो और बुक से चीजें बार बार देखो, याद नहीं रहेगा ना एक बार में, यू जस्ट रिपीट रिपीट रिपीट, बस वही है, और एक ही बुक को बार बार अगर आप रीड कर रहे हो तो आपको याद रहेगा, दिमाग में चीजें याद रहेंगी, थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स हैं तो याद रहेंगे, जैसे वो x अपॉन x प्लस बीटा वाला था, जैसे ये है ना, तो ये हम जानते हैं मतलब बीटा फॉलो करता है जब ये गामा है आएगी, मतलब गामा एल है ना, ये होता है ना गामा अल्फा कॉमा बीटा है, ये वाला गामा अल्फा 2 कॉमा बीटा, ये अल्फा 1 है तो बीटा जाके फिर फॉलो करता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब थोड़ा सब उसमें है वीकर में, या हमने क्लास में कराए होंगे, वीडियोस में आप देख सकते हैं, और अगर रिवाइज कराना तो मैं रिवाइज करा सकता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ एक बार है ना, मैं खुद नोट्स बना के, ताकि क्योंकि अब क्या हमने पहले डिटेल में पढ़ाए थे, अब क्या उन सबको कंसाइजली बताना पड़ेगा वो चीजें, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखता हूँ तो करा सकते हैं क्लास जी। इन्फ्रेंस की हाँ कैसे करूं? इस बुक में इन्फ्रेंस भी है, सेम थिंग, वीके वैद की जैम का 100% सिलेबस कवर करता है स्टार्ट पोर्शन का, हाँ रिग्रेशन में हो सकता है, रिग्रेशन एंड में तो उसमें नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत टॉपिक छोड़ दो, तो ऑलमोस्ट सब वीके वैद की पूरा पूरा जैम का जो भी पोर्शन है पूरा कंप्लीट है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग तक है ना, पहले 11 चैप्टर आई थिंक, चैप्टर 1 2 चैप्टर 11 इफ यू सी, सो पूरा कंटेंट फॉलो करता है, लेकिन तुम मैच कर लेना, सिलेबस से मैच कर लो जो पढ़ रहे हो, क्योंकि एक्स्ट्रा भी है उसमें, तो एक बार देख लो कि सिलेबस में वो टॉपिक है कि नहीं, सो ना यू जस्ट सिलेबस पीवाईक्यू और कोई एक बुक, उससे जस्ट यू कीप रिवाइजिंग कीप रिवाइजिंग कीप रिवाइजिंग, बस हो गया, यही करना है, अभी तुम ये फिट कर लो कि यही करना है, अभी 10 दिन बचे, 10 दिन में यही करो बस, है ना, क्या क्या यूज हो रहा है, थ्योरम्स यूज हो रहे हैं उस तरह से, काफी है। बाकी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज्वाइंट है एक्चुअली, ये कॉमा पूछ रहा था, ये मुश्किल नहीं है, आई पता ही आपको डिफाइन कर दिया इसने यहाँ पे, है ना, आई को क्या किया, डिफाइन कर दिया ना कि आई इंडिकेटर फंक्शन है, और एफ ऑफ वाई गिवन एक्स, तो ये बता रहा है कि एफ ऑफ वाई गिवन एक्स जो है दिस इज 1 व्हेन y इज बिटवीन x टू x प्लस 1, ये बोल रहा है, इसका क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 होगी जब x इस यहाँ y का डिस्ट्रीब्यूशन है ये, तो दिस इज 1, मतलब ये i मतलब 1 होगा कब, जब y की वैल्यू x टू x प्लस 1 है और 0 है अदरवाइज, और x क्या है, यूनिफॉर्म 0 1 है यहाँ पे, तो हो गया। तो ज्वाइंट में क्या करो, आपको पता है प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ज्वाइंट ही आएगा ना, सब 1 है ना, सो वही आ जाएगा आई थिंक, यहाँ पे क्या होगा, बस में रेंज देखना है, ये जो रिजल्ट होता है
मैं ये बोल रहा हूँ जब रिजल्ट बोला जा रहा था एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई गिवन एक्स। सो ये क्या होता है, ये ज्वाइंट होता है ना, तो ये यूज करना आपको यहाँ पे, ये वाला रिजल्ट आप यूज, ठीक, ये हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आई थिंक। ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट वाला जो था, कैसे हो जाएगा देख लो, हो रहा है कि नहीं, चेक। 36 में 36 से बात कर रहा हूं मैं। Yes, sir. कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही करेक्ट शायद, Yes, sir. हो गया। और चेक कर लो बाकी कि मार्जिनल है ना, उस तरह से, तो ज्वाइंट आ गया तो ज्वाइंट से मार्जिनल आ जाएगा, तो हो जाएगा ना। ये फिर ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहला वाला सही है। अब ये मार्जिनल निकालना है, तो आपके पास ज्वाइंट आ गया तो ज्वाइंट को इंटीग्रेट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई का मार्जिनल सी होगा। ठीक है ना। तो आपको ये करके देखना पड़ेगा क्या ऐसा हो रहा है। सो अब सॉल्व करके देखो है ना, फिर ऐसे डी चेक करो क्या ऐसा हो रहा है, एक्स गिवन वाई आएगा क्या ये, है ना। तो ये भी चेक करना पड़ेगा आपको। तो ये सब बेसिक जब आप रिवाइज करोगे, कोई बुक के एग्जांपल्स करोगे, उसमें भी इस तरह क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, कंडीशनल कैसे निकालने आपको आते ही ऑलरेडी। तुम जैकोबियन यूज करो, क्या दिक्कत है। सर ये F1 ये F2 है या फिर F1 है सर यहाँ पे? अच्छा वो आप कहना चाह रहे हो, ये F1 के दो पार्ट में लिखा है कि e की पावर -x है जब मोर देन 0 है, और 0 है जब लेस देन 0। माई लाइक F1 एक्चुअली एक्सपोनेंशियल 1 का पीडीएफ है। Yes, sir. हाँ, दोनों इंडिपेंडेंट है, IID है, ईच का सेम पीरियड, x1 x2 आर IID एक्सपोनेंशियल 1, एक्चुअली ये है। अब आपको बोल रहा है कि इन दोनों में z और उसका कंपेयर करो, तो x1 गिवन z इज 0, तो z 0 मतलब x इज 0, है ना। z इज 0 ना, x1 इज इक्वल टू x2। तो पहले तो मुझे ज्वाइंट निकाल लो इसका, वो पूरा प्रोसेस में करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। x1 given that x1 is equals to x2, सर वो x2 पे ही रिप्लेस हो जाएगा ना तरीके से। जो x1 गिवन z इज 0, सो x1 और x1 जो है इक्वल टू x2, ये क्या ना। इसको डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें काम करो ना, x1 और z का ज्वाइंट निकाल लो, निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हैं ना हम लोग जैकोबियन से, उससे कर लो।